In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum dear students. I hope कि आप सब इस मुश्किल वक्त में खैरियत से होंगे। ये लेक्चर सीरीज़ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो कि फ़र्स्ट ईयर से प्रमोट होके अब सेकंड ईयर को प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड ऑफ कोर्स who do not want to lose any time। बजाय इसके कि मैं जो पेपर स्कीम है उसका मुकम्मल तारुफ आपके सामने पेश करूं, चूँकि हेल्पिंग मटेरियल हर स्टूडेंट के पास होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, हर स्टूडेंट के पास, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हेल्पिंग मटेरियल की बहरहाल ज़रूरत पड़ती है। सेकंड ईयर में इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, करेक्शन के लिए आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल चाहिए होगा, तो उसके लिए हेल्पिंग मटेरियल कोई बुक भी आप जो आपके कॉलेज की तरफ से रिकमेंडेड हो वो आप ख़रीद सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं। मैं जो लेक्चर आपके सामने रखूँगा उस लेक्चर से रिलेटेड जो पेपर के कंटेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आपको बताऊँगा। फर्स्ट ईयर की तरह ही सेकंड ईयर में भी आपके पास दो बुक्स होंगी। उन दो बुक्स में सबसे पहले जो है वो बुक 2 है। बुक 1 आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, बुक 2 सेकंड ईयर में आपके सामने होगी। इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट्स हैं, प्रोज एंड हीरोज़। प्रोज को उर्दू में हम कहते हैं नसर। नसर हर वो चीज़ है जो कि शायरी नहीं है, टेक्निकली हर वो चीज़ नसर कहलाएगी। लेकिन लिटरेचर में, क्योंकि ये बात याद रखें कि आपको लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, आपको लैंग्वेज बहुत कम पढ़ाई जा रही है। इसका सबूत आप देखें, फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा, आपने अफसाने पढ़े, शॉर्ट स्टोरीज़। बुक 1 में 15 अफसाने थे। बुक 3 में क्या था, शायरी और ड्रामा। ये भी लिटरेचर की जॉनराज हैं, ब्रांचेस हैं आसान अल्फाज में। प्रोज लिटरेचर में ऐसी राइटिंग को कहते हैं जो कि सीरियस हो, ऐसे टाइप हो। ऐसे उर्दू में हम मज़मून को कहते हैं। ऐसे बेसिकली एक अटेम्प्ट होती है, आपको एक उन्वान दिया जाता है जिस पे आप अपने इल्म की रोशनी में कुछ लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक मुनज़्ज़म तहरीर होती है। मुनज़्ज़म तहरीर होने का मतलब ये है कि उसमें बाकायदा शुरुआत, तफसीलात और इख्तिताम होना ज़रूरी है, वो एक रैंडम राइटिंग ना हो। तो प्रोज़ इस तरह की राइटिंग होती है। इसमें भी कुछ नरेशन होगी, कुछ कहानियाँ मिलेंगी आपको, लेकिन वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, वो अफसाने नहीं होंगे। तो प्रोज़ जो है, इसमें शुरू में जो स्क्रीन थी आपके सामने, इसमें आप देख रहे हैं प्रोज़ में हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। ये 10 चैप्टर्स आपके क्या हैं, प्रोज़ में। इनमें से अलग क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। इनमें आपको 3 सिनोनिम दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट में 3 सिनोनिम आएंगे अलग से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो आपका सिनोनिम का पार्ट होगा उसमें बड़ी क्लियर सी डिवीज़न होगी। जैसे फर्स्ट ईयर में तो मिक्स होता था, मतलब उसमें कोई एग्जैक्टली तरतीब नहीं थी और डिवीज़न भी नहीं थी कि इतने शॉर्ट स्टोरीज़ में से सिनोनिम्स आएंगे, इतने पोइम्स में से और इतने ड्रामाज में से, प्लेज में से। लेकिन इसमें 3 सिर्फ सिनोनिम्स आएंगे इसमें आपके पार्ट 1 में से, पार्ट 1। तो 3 सिनोनिम्स के बाद सब्जेक्टिव में अगर जाएं तो इसमें 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे इस पार्ट में से, जो कि मैं आपके सामने हाईलाइट कर चुका हूँ। 9 क्वेश्चंस होंगे, 6 आपने अटैम्प्ट करने होंगे, एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो इन टोटल you will get 12 marks if you provide the answers free of grammatical mistakes.
उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें ये बुक 2 का ही दूसरा पार्ट है जो कि हीरोज़ है। मैंने आपको बताया था इसमें आप राइटर्स देख रहे हैं। सर विंस्टन चर्चिल इसमें राइटर खुद हीरो है। सेकंड में राइटर खुद हीरो नहीं है, लेकिन हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा ये एक एडवेंचरस सी हम कह सकते हैं नरेशन है, लेकिन एक रियल स्टोरी है जो कि रॉबर्ट क्रिस्टोफर के बारे में है, जो कि एक अमेरिकन एडवेंचर लविंग पर्सन था। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम साइंस के स्टूडेंट्स ने यकीनन सुना होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही पहला शख्स था जिसने एंटीबायोटिक्स हमें दी। एंटीबायोटिक्स जो ना, इट इज़ द गिफ्ट ऑफ सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुई पास्चर ये वो पहला शख्स था जिसने कहा कि जो बीमारियां हैं वो जर्म्स की वजह से होती हैं। तो ये हीरो है डेफिनेटली। मुस्तफ़ा कमाल ये भी एक हीरो है। इसको तुर्की के लोग अतातुर्क बोलते हैं, इनके फादर ऑफ टर्की, फादर ऑफ मॉडर्न टर्की मुस्तफ़ा कमाल। हीरोज़ में ही एक रिसेंटली चैप्टर ऐड किया गया है 16, ये जो आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, अ डायलॉग। ये रिसेंट एडिशन है। इसमें मतलब हीरो से इसका डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन इसको जब हम तफसील से पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव के हिस्से में इस हाईलाइटेड पार्ट में से आपके 3 सिनोनिम्स आएंगे, और उसी तरह जिस तरह पार्ट 1 में 9 क्वेश्चंस आए थे, 9 क्वेश्चंस आएंगे, 6 आपने अटैम्प्ट करने होंगे, आप 12 मार्क्स में से सिक्योर कर सकते हैं इजीली। तो इसमें यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि जो पहला चैप्टर है आप देख रहे हैं, पहला चैप्टर यहाँ पे डाइंग सन है। डाइंग सन ये आपके सामने मौजूद है। इसका लिखने वाला कौन है? सर जेम्स जीन्स। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सर जेम्स जीन्स कौन थे? इसका पूरा नाम था सर जेम्स हॉपवुड जीन्स। तो ये 11 सितंबर 1877 को 11 सितंबर 1877 को ये पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लंकाशायर इंग्लैंड में। एंड ही डाइड ऑन 16 सितंबर 1946 एट द एज ऑफ 69। ब्रिटिश नेशनैलिटी थी इनकी। बाकी इसमें से ये बात ध्यान में रखें क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे काम की चीज़ें ये हैं, आप फील्ड्स में देखें, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। ये इसके 3 जो एरियाज़ ऑफ स्पेशलिटी हैं। हमारे पास जो है एरिया स्पेशलिटी जो हमारे काम का यहाँ पे आएगा वो होगा एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स। इन दोनों फील्ड्स में इसने क्या किया, कम से कम फर्स्ट चैप्टर में ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या होगा? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? इल्म फ़ल्कियात। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा डिफरेंस ज़हन में रखिएगा। एस्ट्रोनॉमी इल्म फ़ल्कियात और एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम को बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज़ अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट अ साइंस। एस्ट्रोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन सुपरस्टिशंस। एस्ट्रोनॉमी क्या है? इसमें हम आसमान पर जितनी चीज़ें देखते हैं, सूरज, बाकी तमाम सैयारे, सितारे, और उनकी कंपोजिशन के बारे में, उनके ट्रैवलिंग के बारे में, उनके जर्नीज़ के बारे में, मुख्तलिफ और जो हम कह सकते हैं कि हेवनली बॉडीज़ हैं उनके बारे में एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में मुख्तलिफ जगहों पे पूछा जाता है आपका स्टार क्या है। ये सुपरस्टिशन है। किसी स्टार का हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। डेफिनेटली इट इज़ अ सुपरस्टिशन। सबसे बड़ी बात आप ये जहन में रखें कि ये कैसे मुमकिन है। आप ये बताएं कि एक सितारा, सबसे करीब सितारा हमारा सूरज है, जिसकी रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट तकरीबन लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सूरज अगर इस वक्त गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट बाद पता चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है, क्योंकि आखिरी सूरज की शुआ, द लास्ट रे दैट एस्केप्ड फ्रॉम द सन विल रीच अस 8 मिनट्स लेटर। 8 मिनट बाद पहुंचेगी। इसका मतलब है कि 8 मिनट तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूरज गायब हो गया, और हम जो सूरज को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो 8 मिनट पुरानी हालत को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। रात को जो तारे हमें नज़र आते हैं, दे आर लिटरली बिलियंस ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम अस,
और उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में सैकड़ों हज़ारों साल लगते हैं। यानी कि उन सितारों को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं ज़मीन पे देख बैठ के, तो इसका मतलब ये है कि हम उनकी कुछ सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी पोजीशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि फ़लाँ जो है वो फ़लाँ सितारे के ज़रिए असर पैदा हुआ है, इसके लिए इसकी किस्मत जो है वो ऐसे होगी, इसकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ, आपके सितारे गर्दिश में हैं, फ़लाँ एंड फ़लाँ। तो ये सारी चीज़ें सुपरस्टिशंस हैं, तोहमात हैं, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ साइंस, सो वी शुड नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। तो ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हमारा चैप्टर है, जो कि इसका नाम है द डाइंग सन। मरता हुआ सूरज, इसका तर्जुमा अगर हम करें तो ये बनेगा मरता हुआ सूरज। कैसे मुमकिन है, मतलब क्या कहना चाहता है जेम्स जीन्स इसके अंदर? बेसिकली इसने एक थियरी पेश की और ये इस थियरी की वजह से ही जाना भी जाता है, लेकिन ये बात भी जहन में बिठा लें कि ये थियरी आउटडेटेड है, रिजेक्टेड थियरी है, और जो कुछ इसमें हमने पढ़ना है वो बेसिकली ऐसी बातें हैं कि जो कि अब गलत साबित हो चुकी हैं। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं, अभी हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम इसलिए नहीं होगा कि हमारे सिलेबस में ये चीज़ शामिल है, इसमें से बातें पूछी जानी हैं। और सम टाइम जो हकीकत है उसका इदराक बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम ये देखें कि हकीकत हक क्यों है और उसका ऑपोजिट जो है वो गलत क्यों है। तो इस लिहाज से इंफॉर्मेशन ये है। बहरहाल मरते हुए सूरज से मुराद ये हो सकती है कि जिस तरह कायनात में हर चीज़ जो है उसने अख्ताम तक पहुंचना है। कुरान पाक में भी ये बात है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो चीज़ मौजूद है उसने मौत का जायका बहरहाल चखना है। तो जो सूरज है उसने भी अपने अख्ताम तक पहुंचना है। तो मरता हुआ सूरज से मुराद ये है कि एक ऐसा सितारा जो कि अपनी मौत की जानिब बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। या फिर इसका एक और इंटरप्रिटेशन ये पॉसिबल है, क्योंकि इसने जो थियरी इसमें पेश की है, जो नज़रिया पेश किया है इसने यहाँ पे, उसके मुताबिक ये हो सकता है, क्योंकि उसने सूरज को टुकड़े टुकड़े होता दिखाया है अपनी इस थियरी में, और इस लेसन में हम उसको कुछ पढ़ेंगे भी। तो ये हो सकता है कि सूरज जो है टुकड़े टुकड़े होकर अपनी मौत की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको शुरू करते हैं क्योंकि तमहीद काफ़ी ज़्यादा हो गई। पहला सेंटेंस देखें, अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ। कुछ सितारे ऐसे हैं, चंद सितारे ऐसे हैं जो कि ज़मीन से बमुश्किल ही बड़े हैं, यानी कि तकरीबन ज़मीन की जिसामत के बराबर ही हैं। लेकिन ये देखें कितने इस तरह के हैं, अ फ्यू बहुत थोड़े, चंद एक, बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन ज़्यादातर, ये बात जहन में रखें, चंद एक जो थे वो ज़मीन के बराबर हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं आर सो लार्ज, इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच, कि उन सितारों में से हर सितारे के अंदर हज़ारों लाखों ज़मीनें पैक की जा सकती हैं। एंड लीव रूम टू स्पेयर, फिर भी उनमें जगह बच जाएगी। तीसरी कैटेगरी भी है, हेयर एंड देयर, कहीं कहीं वी फाइंड एन इमेंस स्टार, इमेंस बहुत बड़ा स्टार, सितारा हमें ऐसा भी कहीं कहीं मिल जाता है, लार्ज इनफ टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, जिसमें करोड़ों ज़मीनें आ जाएं। मिलियन को करोड़ों में इसलिए ट्रांसलेट कर रहा हूँ क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो चंद मिलियन भी इकट्ठे किए जाएँ, 10 मिलियन भी हो जाएँ तो 1 करोड़ बन जाता है। तो हम मिलियंस को आमतौर पर करोड़ों में ही देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसने कहा है कि stars can be divided into 3 main groups according to their size। जिसामत के लिहाज से सितारों को 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो ग्रुप जो कि तकरीबन ज़मीन जितना ही है, लेकिन ये बात याद रखें कि उसने भी कहा है अफ्यू, और फ्यू भी शायद कुछ ज़्यादा ही उसने कह दिए। स्टार अमूमन ज़मीन से बहुत बड़ा होता है, इतना छोटा सितारा आमतौर पे मुमकिन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी को पढ़ें, स्टार जब अपनी मौत की तरफ बढ़ता है, ये भी आप जहन में रखें कि स्टार आमतौर पे न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए अपनी सारी एनर्जी लेता है। हाइड्रोजन इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम, और ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि सारी एनर्जी उसके लिए भी काफ़ी होती है। और उसके आसपास का जो अगर सिस्टम है, जिस तरह अगर
सन का, सूरज का सोलर सिस्टम है, तो उसके पूरे सिस्टम के लिए मोर देन इनफ होती है। तो जब डेफिनेटली अब एनर्जी जो है उसकी जब ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो कंज्यूम कर देता है, ऑल्दो वी नो दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो वो जब चेंज कर देता है उस फॉर्म को, एनर्जी की फॉर्म को कंज्यूम कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, तो सितारा जो है वो कोलैप्स कर जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। सम टाइम इतना छोटा क्योंकि उसका सारा मैस एक नुक्ते पे आके कंसंट्रेट हो जाता है और फिर वो ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन तमाम सितारे ब्लैक होल नहीं बनते। कुछ तारे ऐसे हैं जो सिर्फ कोलैप्स कर जाते हैं और एक डेड स्टार की शक्ल में रहते हैं। तो इस तरह के सितारे जो हैं वो रेयरली पाए जाते हैं, ये बात याद रखें। तो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? कुछ ऐसे सितारे जो तकरीबन ज़मीन जितने हैं, कुछ ऐसे सितारे जो कि ज़मीन से हज़ारों गुना बड़े हैं, लाखों गुना बड़े हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड देम, और कुछ ऐसे तारे भी हैं कि जिनमें करोड़ों ज़मीनें आ सकती हैं, समा सकती हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, इन हाउ मैनी कैटेगरीज डज द ऑथर divide stars in the universe? So we can say the author divides the stars into 3 categories. Into first category, he says that there are some stars which are almost identical in size to Earth. In the second category are those stars which can contain hundreds of thousands of Earths, and third category consists of those stars which are literally so large that they can contain millions and millions of Earths. नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स। पहले स्टार के साइज़ के बारे में उसने बात की, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, और कायनात में जो तारों की तादाद है is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. इतनी ज़्यादा है कि तमाम दुनिया के साहिलों की रेत के ज़र्रात के बराबर। But is definitely too much, too many. There are too many. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. Substance यहाँ मतलब matter है। इतना छोटापन है हमारे घर का, हमारी ज़मीन का, अगर स्पेस में रख के देखा जाए और अगर कंपेयर किया जाए मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये कायनात में ये भी 2 चीज़ें आप जहन में रखें कि एक स्पेस और एक सब्सटेंस है, एक स्पेस और एक मैटर है। 2 चीज़ें यहाँ पे ये साथ साथ लेके चलेगा राइटर। तो वो कहता है कि कायनात में जितना मैटर है उसके अगेंस्ट अगर हम ज़मीन के मैटर को देखें तो वो इतना कम है, ज़मीन इतनी छोटी है कि हमें खौफ महसूस होगा। अच्छा, इसमें हमने चीज़ें देखी हैं कि क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और सिनोनिम्स आएंगे, तो थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, इनको रिवाइज़ करते हैं। इस पहले पैराग्राफ को, इस ज़मन में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि इन हाउ मैनी डिवीजन्स डज द ऑथर पुट द स्टार्स। एक तो इस तरह का सवाल बन सकता है कि कितने ग्रुप्स हैं, कितने ग्रोह हैं सितारों की जिसामत के लिहाज से जो ऑथर के मुताबिक। एक और जो सवाल मुमकिन है वो सितारों की तादाद के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द ग्रेन्स ऑफ सैंड प्रेजेंट इन ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह के ये 2 सवाल आ सकते हैं। बाकी सिनोनिम्स देखें, अगेन मैं थोड़ा सा इसमें सिनोनिम के डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि देयर आर सो मैनी सिनोनिम्स फॉर वन वर्ड। तो उसमें मैं आपको कुछ जो हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ। हार्डली पहला वर्ड है जिसका सिनोनिम पूछा जा सकता है पेपर में। हार्डली का सिनोनिम स्केर्सली, बेयरली, जस्ट, ये 3 मेजर सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं। उसके बाद packed, us could be packed inside each. Packed means filled, crammed,
ये दो मेजर सिनोनिम। क्रैम क्रैम मतलब आपने अक्सर सुना होगा रट्टा लगाना, लेकिन क्रैम का बेसिकली मतलब ठोंस देना ज़बरदस्ती एक चीज़ को ऐसी जगह पे जहाँ पे वो बिलोंग नहीं करती शायद। रूम यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। रूम का यहाँ पे मतलब है गुंजाइश, स्पेस, कैपेसिटी। स्पेयर, एक्स्ट्रा, सुपरफ्लुअस, इमेंस, ह्यूज, जाइगेंटिक, enormous। ये तीन इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो सकते हैं। उसके बाद probably, perhaps, शायद इसका मतलब होता है, पर चांस भी हो सकता है। grains, particles। उसके बाद measured up, you can say compared, when compared against the total substance, matter, material। This was the first paragraph। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रामेटिकली, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका आता है करेक्शन का, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि करेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। आ फ्यू, क्या डिफरेंस होगा अगर हम आ फ्यू का आ हटा दें? आई मीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड आ फ्यू? वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचें और आपके जहन में जो आंसर आएगा उसको उस आंसर से कंपेयर करें जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो फ्यू का मतलब है नेग्लिजिबल नंबर ऑफ समथिंग, जबकि आ फ्यू जो है इसका मतलब होता है सम, कुछ। दूसरी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि जो फ्यू है इट कैरीज नेगेटिव कॉनोटेशन एंड आ फ्यू कैरीज पॉजिटिव कॉनोटेशन। मिसाल के तौर पर यू कैन से I could not buy the car because I had few dollars in my wallet। Or I do not feel bored because I have a few friends here। तो इनमें देखें, आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे फ्यू और यहाँ पे आ फ्यू, ये नेगेटिव सेंस है पहले सेंटेंस के अंदर। अगर आप देखें इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है। कैसे? मैं कार नहीं ख़रीद सका क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़े पैसे थे, डॉलर्स बहुत कम थे मेरे पास, ना होने के बराबर। आई डू नॉट फील बोर्ड बिकॉज आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हियर। मैं बोर इसलिए फील नहीं करता क्योंकि मेरे चंद दोस्त हैं यहाँ, थोड़े से हैं लेकिन कुछ हैं, मतलब इतने हैं कि मुझे बोर नहीं होने देते। तो ये हमारा डिफरेंस था फ्यू एंड आ फ्यू में, आ फ्यू एंड फ्यू। दूसरा हार्डली, इसका इस्तेमाल ज़रा देखिएगा। हार्डली और हार्ड में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब आप अगर देखें हार्डली और हार्ड में क्या डिफरेंस होता है, हार्ड वर्सेस हार्डली। हार्ड का मतलब होता है मुश्किल या सख्त, हार्डली का मतलब ऑलमोस्ट वही है जो कि नॉट का है। और हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये काम बहुत मुश्किल से किया, तो हार्डली आप इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते। द टास्क इज़
very hard, you can say, and we worked hard for exams. लेकिन जो हार्डली है उसको आप नॉट की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी पोजीशन भी तकरीबन नॉट की तरह होती है. He has hardly any friend here. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्डली अगर आप यहाँ पे नॉट लगा दें तो फिर भी ठीक है. ही हैज़ नॉट एनी फ्रेंड हेयर, यहाँ पे उसका कोई दोस्त नहीं है. हार्डली नॉट की तरह इस्तेमाल होता है. उसके बाद मतलब हार्डली को हमने देख लिया. उसके बाद हम देखते हैं कि लार्ज कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, या सो और एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं. तो इसमें एक फार्मूला है. सो एडजेक्टिव प्लस दैट क्लॉज. दैट वाला हिस्सा आएगा. सो एडजेक्टिव प्लस दैट क्लॉज. एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब भी आ सकता है, जबकि सच जो है वो भी इसी तरह के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सच के साथ आमतौर पे नाउन या नाउन फ्रेज आता है, उसके बाद दैट क्लॉज आती है. तो इसमें मिस्टेक हो सकती है आपसे. मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ. He is so miserly that he does not spend even for his family, या on his family आप कह सकते हैं. So plus adjective and then that clause आप कह सकते हैं. He is such a student that you can trust him. तो इसमें सच के साथ क्या आ रहा है, नाउन. सच प्लस नाउन. तो ये कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स थे जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बता दिए जाएं. इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी बात ऐसी है जो कि मुश्किल है, यहाँ से आप ग्रामेटिकल पॉइंट पूछना चाहते हैं, या आपके मुताबिक कोई बात ऐसी जो कि मैंने ज़रा मुख्तलिफ तरीके से बताई, आपके मुताबिक कुछ मुख्तलिफ है, तो you can feel free to ask anything. You can even raise allegations, objections. They will be welcome. This is just an experiment. So if it is successful, we shall continue. Till then, Allah Hafiz.